So today we are going to discuss protein sequencing. What is protein sequencing? Do you have any idea about protein sequencing? Basically protein sequencing क्या है? It's same like DNA sequencing, like genome sequencing. जैसे आप DNA sequencing करते हो उसी तरह से आप क्या है प्रोटीन sequencing भी कर सकते हो, RNA sequencing भी कर सकते हो. इवन कि हमें DNA सीक्वेंस से ही आइडिया हो जाता है. वी कैन हैव द आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द DNA और स्पेसिफिक जीन. तो हमें उसके बेस पे ही आइडिया हो जाता है कि हमारी प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि जब हमें न्यूक्लियोटाइड्स का पता है और हमें अभी तो सारा जीनोमिक कोड्स का, हमें जेनेटिक कोड्स का पता है, कोडोन्स का जो कोडोन्स हैं उनका हमें पता है कि AUG स्टैंड्स फॉर मैथ्यूनिन एंड दिस स्टैंड्स फॉर एलानिन एंड सम अदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स स्टैंड्स फॉर कोई ले लें, वेलिन ले लें, आइसोल्यूसिन ले लें, कुछ भी. तो हम उसी से ही आइडिया लगा सकते हैं. तो सीक्वेंसिंग हमारे पास आ जाती है. तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो है वो कंपैरेटिवली ईजी है, क्योंकि हम जो है वो DNA के सीक्वेंस से ही उसका आइडिया लगा लेते हैं. बट हमारे पास टेक्निक्स भी होती हैं कि हम अगर DNA का सीक्वेंस नहीं है तो हम प्रोटीन को भी सीक्वेंस कर सकें. ईच टाइप ऑफ प्रोटीन आल्सो हैज़ अ यूनिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस. Proteins with different functions always have different amino acid sequences. We all know that all those proteins which have different functions always have different amino acid sequences. And two different proteins which are encoded by different genes are always have different types of different sequence of their amino acids as well as their DNA as well as their nucleotide sequence. Polymorphic proteins have amino acid sequence variants in the human population. Polymorphic proteins होती हैं, उनके अंदर क्या होता है बेसिकली कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में. वो जीन एक ही है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप लगा लें इंसुलिन जीन लगा लें. ठीक है, इंसुलिन की जो जीन है उसमें समटाइम्स क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो प्रेजेंट होती है. SNPs वगैरह प्रेजेंट होते हैं. SNPs वगैरह क्या है कि बेसिकली वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ होता है किसी सीक्वेंस में. इंसुलिन की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो इंसुलिन एक जीन है, एक प्रोटीन है. उसके जीन में अगर कहीं पे किसी जगह पे कोई अमाइनो एसिड आपकी आवाज़ नहीं आ. तो बेसिकली होता क्या है कि ऐसी जीन्स ऐसी कोई भी जीन जिसमें कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हुआ हो, बट वो चेंज ऐसा चेंज होता है कि उससे कोई डिज़ीज़ कॉज नहीं हो रही, वो कोई म्यूटेशन नहीं है, उसको हम म्यूटेशन की कैटेगरी में नहीं रखते. उसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की कैटेगरी में रखते हैं कि उस जीन का ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो थोड़ी बहुत वेरिएशन मौजूद है, बट उसमें उसकी चेंज होने से कोई इंसुलिन के काम पे या उस जीन के काम पे या उस जीन से जो प्रोटीन बन रहा है उसके काम पे कोई फंक्शन, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. तो दोज जीन्स विच हैव न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इन देम ऑलवेज लीड टू प्रोड्यूस पॉलीमॉर्फिक प्रोटीन्स. तो उनसे क्या होता है, हमारे पास पॉलीमॉर्फिक प्रोटीन्स बनती हैं. वहीं से न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से पॉलीमॉर्फिक प्रोटीन्स. और इनमें क्या होता है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस के वेरिएंट्स होते हैं, यानी कि कहीं पे किसी जगह पे कोई वेरिएंट होता है, बट उससे कोई म्यूटेशन नहीं है, उससे कोई डिजीज़ नहीं है, उससे कुछ भी इस तरह का नहीं है. और कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंजर्व्ड होते हैं, उनमें किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आता. और अगर वहाँ पे उन कंजर्व्ड सीक्वेंसेस में कोई चेंज आ जाए तो दैट खुड लीड टू सम लीथल डिजीज़. तो वो जो है वो कोई लीथल डिजीज़ कॉज कर सकता है. ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक प्रोटीन्स हैव अमाइनो एसिड सीक्वेंस वेरिएंट्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. देयर इज़ अ सीक्वेंस दैट इज़ नोन एज कंजर्व्ड प्रोटीन सीक्वेंस. और इसी तरह DNA में भी वो सीक्वेंस कंजर्व्ड होता है, दैट इज़ नेवर गोइंग टू चेंज. और अगर if somehow there is any change in those conserved sequences, then there could be the chances of having lethal diseases or having lethal mutation types of mutations.
और कुछ सीक्वेंस जो होता है वो वेरिएबल प्रोटीन सीक्वेंस होता है, और इसी तरह उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है कि वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं गुजारे लाइक, और वो चेंजेस जो हैं वो इतना अफेक्ट नहीं करेंगे। यही तो वजह है कि मेरा डीएनए आपसे डिफरेंट है, हर बंदे का डीएनए डिफरेंट है, पर हर बंदे का डीएनए डिफरेंट क्यों है? फिर हम कहते हैं कि हम हर बंदे को एक ही जैसी इंसुलिन लगा रहे हैं, इंसुलिन तो एक ही बन रही है ना, हर कोई एक ही इंसुलिन लगा रहे हैं, तो उससे जो है फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता उस स्पेसिफिक प्रोटीन के। बट येस वी हैव डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, वी हैव डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, हमारा जीनोमिक सीक्वेंस एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बट हमारे अंदर क्या होता है, सम कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं डेट नेवर चेंजेस, ठीक है, वो चेंज नहीं होते। और इफ़ there is any change between those conserved nucleotide sequences, then there may be some they cause maybe some a lethal disease or some lethal mutation, तो उससे जो है वो lethal conditions जो हैं उनका हमें सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन सीक्वेंसिंग। प्रोटीन सीक्वेंसेस कैन बी ड्राइव्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि कंपैरेटिवली ये ईजी होता है, हम इनडायरेक्टली जो है वो डीएनए सीक्वेंसेस से प्रोटीन का सीक्वेंस जो है वो पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अभी पता है कि जीनोमिक कोड्स क्या हैं, कोडोन्स क्या हैं, AUG स्टैंड्स फॉर दिस, देन दिस स्टैंड्स फॉर दिस, तो हम जो है वो उसका ओपन रीडिंग फ्रेम से रीड करना उसको स्टार्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है डिटरमिन कर सकते हैं। बट दैट method is indirect method from the DNA sequences in the genome databases। जैसे भी मैंने आप लोगों को NCBI पे जीनोम ब्राउज़र जो हमारा एनसेम्बल है उस पे NCBI पे मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि ये DNA है तो इससे ऐसा ऐसा ये वाला उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा और ये चीज़ होगी, इससे ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी डेटाबेस में मौजूद हैं, बट अगर हम डायरेक्टली उसको करना चाहते हैं तो हम तब भी कर सकते हैं। उसके लिए मॉडर्न प्रोटीन केमिस्ट्री स्टिल यूजेस ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसिंग। Protein sequence obtained from gene sequence does not show modifications that occur after protein synthesis। अब मसला क्या होता है कि जो हम इनडायरेक्टली DNA से प्रोटीन का सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं उसमें हमें जहाँ कहीं पे भी प्रोटीन में मॉडिफिकेशंस हुई हैं ना, जो हमने पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस पढ़ी थी, सीरीन आपका सिस्टीन में बदल गया है, सिलीनोसिस्टीन बन गया है या कुछ और बना है, तो वो वाली जो चेंजेस हैं वो हमें नहीं पता चल सकती। हमें नहीं फिर पता चलता कि कहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई, कहाँ पे नहीं हुई। हमें सिर्फ अमीनो एसिड्स का ही पता चलेगा डीएनए से कि ये दिस कोडोन स्टैंड्स फॉर दिस अमीनो एसिड, सो देयर मस्ट बी द मेथियोनिन अमीनो एसिड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोटीन। तो हमें जो है वो बस इतना पता चल सकता है। हमें जो फर्दर द मॉडिफिकेशंस हुई होती हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस इन द प्रोटीन, वी कैन नॉट हैव आइडिया, वी कैन नॉट ऑब्टेन the information regarding that aspect, ठीक है। सेंगर मेथड, सेंगर मेथड क्या है? बेसिकली हम लोगों ने इसको अपनी मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ा था, सेंगर मेथड एंड मैक्सम गिलबर्ट मेथड एंड सो ऑन। तो इसमें हम करते क्या हैं कि वो हमने जो पढ़ा था वो हमने डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए पढ़ा था। अब यहाँ पे जो सेंगर मेथड है वो बेसिकली हमारी प्रोटीन्स को सीक्वेंस करने के लिए है, अमीनो एसिड्स को सीक्वेंस करने के लिए है। सो सेंगर मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, वी लेबल द अमाइनो टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू। क्या किया जाता है कि जो अमाइनो टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू है उसको लेबल कर दिया जाता है, जो बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है उस अमाइनो एसिड रेजिड्यू को लेबल किया जाता है। किसी भी कोई आप कोई फ्लोरेसेंट लेबल या कोई रेडियो एक्टिव लेबल या किसी भी कोई प्रोब के साथ, किसी भी प्रोब के साथ उसको लेबल कर सकते हो। डिफरेंट रिएजेंट्स आर यूज़ फॉर लेबलिंग। हम जो है वो डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ करते हैं लेबलिंग के लिए, जिसमें नंबर 1 हमारे पास है 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, FDNB भी इसको कहते हैं। इसके अलावा हम डेंसाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं और इसके अलावा डेब्साइल क्लोराइड भी यूज़ करते हैं। ये क्या है? ये डिफरेंट रिएजेंट्स हैं जो हम टर्मिनल अमाइनो एसिड को लेबल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या करना है, उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इन 6 मोलर HCl टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स। फिर हमने क्या करना है, हमने उस प्रोटीन की जो प्रोटीन हमारे पास है एज अ सैम्पल जिसका हमने सीक्वेंस मालूम करना है उसको हमने हाइड्रोलाइज कर देना है। किस में हाइड्रोलाइज करना है? 6 मोलर HCl के सॉल्यूशन के साथ हमने उसको हाइड्रोलाइज करना है। इन 6 मोलर HCl इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमने एसिड की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड्स को अलग अलग कर लेना है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड को हाइड्रोलाइज कर लेना है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबल्ड अमाइनो एसिड, और फिर हमने क्या करना है, उस लेबल्ड अमाइनो एसिड को क्या करते जाना है, आइडेंटिफाई करते जाना है। हाइड्रोलाइज करेंगे, पहले लेबल करेंगे,
लेबल करने के बाद उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, वो अमीनो एसिड उतर जाएगा तो उसको हम जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर दोबारा लेबल करेंगे अमीनो एसिड को, फिर दोबारा हाइड्रोलाइज करेंगे और आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। तो ये तरीका, ये प्रोसीजर जो है चलता जाएगा अनलेस कि हमारा पूरा पॉलीपेप्टाइड जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है, उसमें ए में क्या किया है कि हमने FDNB लगा के उसको मॉडिफाई कर लिया। अभी बाकी पूरी चेन इधर प्रोटीन के साथ में लगी हुई है, ये देखें, ये इधर बाकी ये पूरी चेन लगी हुई है, हमने सिर्फ टर्मिनल अमीनो एसिड को जो है वो लेबल किया है, उसको मॉडिफाई किया है। वो मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या करना है, 6 मोलर HCl के साथ उसको हाइड्रोलाइज करना है। हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो टर्मिनल अमीनो रेसिड्यू आ जाएगा और साथ में हमारे पास फ्री अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, काफ़ी सारे फ्री अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे, ठीक है। फिर एडमिन डिग्रेडेशन प्रोसेस। एडमिन डिग्रेडेशन प्रोसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्रोटीन्स को सीक्वेंस करने के लिए ज़्यादातर जो है एडमिन डिग्रेडेशन ही यूज़ किया जाता है। टू सीक्वेंस एन एंटायर पॉलीपेप्टाइड अ केमिकल मेथड इज़ डिवाइज्ड। एक पूरे पॉलीपेप्टाइड को सीक्वेंस करने के लिए, जो सेंगर में आपने देखा कि मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ हेक्टिक एंड लेबोरियस ड्यूटी। तो उससे बचने के लिए जो है वो हम एडमिन डिग्रेडेशन भी कर सकते हैं और इसमें जो है वो हम पूरे पॉलीपेप्टाइड को एंटायरली जो है वो सीक्वेंस कर सकते हैं। केमिकल मेथड है जो डिवाइस किया गया है। दिस प्रोसीजर लेबल्स एंड रिमूव्स ओनली द अमीनो टर्मिनल रेजिड्यू फ्रॉम अ पेप्टाइड। इस लेबल में क्या किया जाता है, पहले में तो ये हो रहा था सेंगर में कि आपका पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड ही हाइड्रोलाइज हो रही थी, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ टर्मिनल अमीनो एसिड को ही मॉडिफाई किया जाता है और सिर्फ वही वाला अमीनो एसिड को जो है वो रिमूव किया जाता है। ऑल अदर पेप्टाइड बॉन्ड्स रिमेन इंटैक्ट। बाकी सारे के सारे जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम एक एक करके जो है वो अमीनो एसिड को, टर्मिनल को मॉडिफाई करते जाते हैं और फिर हाइड्रोलाइज करके उसको उतारते जाते हैं और आइडेंटिफाई करते जाते हैं। द पेप्टाइड इज़ रिएक्टेड विद फिनाइल आइसोथायोसाइनेट अंडर माइल्डली अल्कलाइन कंडीशन। इसमें हम करते क्या हैं कि अपने पेप्टाइड को, जो भी हमारा पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से। और किस कंडीशंस में करवाते हैं, अल्कलाइन कंडीशंस में करवाते हैं। अल्कलाइन कंडीशंस में करवाने के बाद जो है ये देखें, ये वाला जो नीचे वाला मेथड है आइडेंटिफिकेशन का, दिस मेथड इज़ फॉर एडमिन डिग्रेडेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड के थ्रू जो है वो हम प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई, अब प्रोटीन्स में मौजूद अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एडमिन डिग्रेडेशन में क्या किया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल थायो कार्बोमाइल PTC एडक्ट बनता है हमारे पास। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देखते हो कि जो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट था हमारे पास, इसको हमने क्या किया, इसको जब हमने प्रोटीन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो है वो एक डेरिवेटिव बना, एक एडक्ट बना, और उस एडक्ट को हम क्या कहते हैं, डैट एडक्ट इज़ नोन एज फिनाइल थायो कार्बोमाइल PTC एडक्ट। ये एडक्ट बनता है हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, इसकी क्लीवेज करनी है, इसको वहाँ से उतारना, हाइड्रोलाइज करना है। क्लीवेज ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड नेक्स्ट टू द PTC एडक्ट, रिमूवल ऑफ अमीनो टर्मिनल अमीनो एसिड एज एन एनिलीनो थायाजोलिनोन। इसकी डेरिवेटिव के तौर पे जो है वो हमारा जो PTC एडक्ट है वो रिमूव होता है और बनता क्या है हमारे पास, एनिलीनो थायोजोलिनोन, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये हमारे पास जो है वो एडक्ट जो है वो रिमूव हो गया और हमारे पास एनिलीनो थायाजोलिनीन जो है वो बन गया हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ लेबलिंग, रिमूवल एंड आइडेंटिफिकेशन इज़ रिपीटेड अंटिल द एंटायर सीक्वेंस इज ऑब्टेन। फिर हमने क्या करना है कि इसको आइडेंटिफाई कर लेना। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उस पूरे प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना है ताकि हमारा जितना भी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस है वो सारा का सारा हमारे पास जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए। द एडमिन डिग्रेडेशन इज़ कैरिड आउट इन अ सिक्वेनेटर। इसको जो है, जैसे हमारे पास प्रोटीन्स को, सॉरी DNA को सीक्वेंस करने के लिए सीक्वेंसर्स होते हैं, इसी तरह एडमिन डिग्रेडेशन को भी एक स्पेसिफिक अपरेटस में परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ नोन एज सिक्वेनेटर। नेक्स्ट, लार्ज प्रोटीन्स मस्ट बी सीक्वेंस इन स्मॉलर सेगमेंट। जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं, बहुत लार्ज प्रोटीन्स, बहुत लार्ज अमीनो एसिड सीक्वेंसेस की प्रोटीन्स, उनको जो है वो हमें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करके, उनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करके फिर सीक्वेंस करना चाहिए ताकि
हमें पता है कि हर प्रोसीजर की एक एफिशिएंसी होती है, उस एफिशिएंसी के बाद जो है वो इतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत बड़े पॉलीपेप्टाइड को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उन स्मॉलर फ्रेगमेंट्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते जाएंगे, अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। वेरी लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस टू बी सीक्वेंस्ड एफिशिएंटली। जो बहुत लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको एफिशिएंटली सीक्वेंस करने के लिए हमें उनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना है। प्रोटीन इज क्लीव्ड इनटू अ सेट ऑफ स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स बाय केमिकल और एंजाइमेटिक मेथड्स। प्रोटीन जो है वो क्लीव होगी किसमें, सेट ऑफ स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स बाय केमिकल और एंजाइमेटिक मेथड्स। ऐसे नहीं है कि हमने उनको कहीं से भी बस काट देना है, नो, हमने स्पेसिफिकली उनको स्पेसिफिक जगहों से काटना है ताकि आगे जो फर्दर हमने सीक्वेंसिंग करनी है वो हमारे लिए ईजी हो। इफ़ एनी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर कहीं पे कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, दे मस्ट बी ब्रोकन, उनको हमें लाजमी तौर पर तोड़ना है, उनको हमें लाजमी तौर पर ब्रेक करना है। ईच फ्रेगमेंट इज़ प्योरीफाइड, हर फ्रेगमेंट को फिर हमने क्या करना है, प्योरीफाई करना है, देन सीक्वेंस बाय द एडमिन प्रोसीजर, और फिर उसको जो है एडमिन प्रोसीजर के थ्रू, एडमिन डिग्रेडेशन मेथड के थ्रू उसको सीक्वेंस करना है। द ऑर्डर इन विच द फ्रेगमेंट्स इन द ओरिजिनल प्रोटीन इज डिटर्मिन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इफ एनी आर लोकेटेड। तो फ्रेगमेंट्स जिस तरह हमने कट किए थे, हमने उनको उसी तरह से ही हमने क्या करना है, उसी ऑर्डर में ही हमने उनको सीक्वेंस करना है। सीक्वेंस करने के बाद ओरिजिनल प्रोटीन में हमने उनकी जगह जो है वो हम अगर उस तरह उसको करेंगे उसी ऑर्डर में, तो हमें जो है ओरिजिनल प्रोटीन में मसला नहीं होगा कि ये पोजीशन कहाँ पर जाकर लगती है। ब्रेकिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इंटरफेयर विद द सीक्वेंसिंग प्रोसीजर। हमें सबको पता है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो इंटरफेयर करेंगे सीक्वेंसिंग प्रोसीजर में। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आल्सो इंटरफेयर विद एंजाइमेटिक और केमिकल क्लीवेज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो इंटरफेयर भी करते हैं एंजाइमेटिक या केमिकल क्लीवेज, जो भी किस्म की क्लीवेज कर रहे हो पॉलीपेप्टाइड की, तो उसमें भी इंटरफेयर करते हैं। टू अप्रोचेस आर अप्लाई टू इरिवर्सिबली ब्रेकेज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो इरिवर्सिबली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हम जो है दो अप्रोचेस, दो तरीके इस्तेमाल करते हैं क्लीवेज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए। और वो दो प्रोसीजर्स क्या हैं, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमने करनी है बाय परफॉर्मिक एसिड, और जो हमने रिडक्शन करनी है वो हमने करनी है डायोथायोथ्रिटोल के ज़रिए। ठीक है, डायोथायोथ्रिटोल के ज़रिए हमने क्या करनी है, उसकी रिडक्शन करनी है। तो इन दोनों तरीके से, ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से, हम जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वहाँ से डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरह जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएगा। क्लीविंग द पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन को जब हम क्लीव करेंगे तो उसके लिए हमें जो है वो प्रोटीएज एंजाइम, ऑब्वियस बात है अगर हम कोई एंजाइम यूज़ करेंगे तो हमें प्रोटीएज यूज़ करना है। प्रोटीएजेस कैटलाइज द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। सम प्रोटीएजेस क्लीव ओनली द पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू पार्टिकुलर अमीनो एसिड रेजिड्यूज। कुछ प्रोटीएजेस ऐसे होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीएजेस होते हैं, जैसे हमने अपने मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था कि स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, जैसे इको R1 है, फिको R1 है और पक है। ये जो डिफरेंट, पक तो हमारा वेक्टर है, इको R1 ले लें, ये जो है BAM-H1 ले लें। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके जो है वो न्यूक्लियोटाइड को, DNA को कट करते थे। इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीएजेस भी होते हैं जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेजिड्यू पे या उसके एडजेसेंट पर्टिकुलर अमीनो एसिड पे जाके ही कट करते हैं, अदरवाइज बाकी ऐसे कहीं भी कट नहीं कर देते। अ नंबर ऑफ केमिकल रिएजेंट्स आल्सो क्लीव द पेप्टाइड बॉन्ड एडजेसेंट टू स्पेसिफिक रेजिड्यूज। काफ़ी सारे केमिकल रिएजेंट्स भी आज अब ऐसे अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव कर सकते हैं, और वो भी स्पेसिफिक रेजिड्यूज़ पे, स्पेसिफिक जगहों पे, क्योंकि केमिकल भी अब इस तरह के ही सिंथेसाइज किए गए हैं कि वो सिर्फ वहीं पे ही कट करेंगे जहाँ पे हाइड्रोक्सीप्रोलीन लगा होगा, कोई सिर्फ वहीं पे कट करेगा जहाँ पे एलानिन लगा होगा। तो इस तरह जो है वो हम कट कर सकते हैं स्पेसिफिक जगहों पे। सीक्वेंसिंग एंड ऑर्डरिंग द पेप्टाइड फ्रेगमेंट। सीक्वेंसिंग कर ली जब हमने, तो सीक्वेंसिंग करना और उसको ऑर्डर करना, क्योंकि हमने फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया ना, तो फ्रेगमेंट्स को फिर दोबारा से ऑर्डर में लेके आना और पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को जोड़ना और एक पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस बनाना। तो ये कैसे किया जाता है? आफ्टर क्लीविंग द पेप्टाइड बॉन्ड ईच पेप्टाइड फ्रेगमेंट इज सीक्वेंस सेपरेटली बाय द एडमिन प्रोसीजर। हर
फ्रेगमेंट को जो है वो सेपरेटली क्या कर लिया जाता है, एडमिन प्रोसीजर के थ्रू जो है उसका सीक्वेंस कर लिया जाता है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अनदर क्लीवेज प्रोसीजर बाय यूजिंग अ डिफरेंट एंजाइम और रिएजेंट दैट क्लीव्स पेप्टाइड बॉन्ड्स एट पॉइंट्स अदर देन द फर्स्ट क्लीवेज। फिर क्या किया जाता है, एक और क्लीवेज प्रोसीजर जो है इस्तेमाल किया जाता है जिसमें डिफरेंट एंजाइम और डिफरेंट ही रिएजेंट यूज़ होता है, और वो फ्रेगमेंट्स को उन जगहों पे नहीं काटता जहाँ पे पहले कटे हुए होते हैं। एक यानी कि अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो पॉलीपेप्टाइड था हमारे पास, एक पॉलीपेप्टाइड हमने लिया और उसको हमने फ्रेगमेंट्स में कट करके उसकी सीक्वेंसिंग कर ली। अब हमने एक और इंटैक्ट पॉलीपेप्टाइड लेना है, वही वाला पॉलीपेप्टाइड। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसुलिन की बात करें तो अगर मेरे में से इंसुलिन निकाला है, मुझ में से इंसुलिन निकाला है, तो 2 इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स निकाले जाएंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं निकाला जाएगा, 2 निकाले जाएंगे, एटलीस्ट 2। तो एक मॉलिक्यूल को जो वो क्लीव करके फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करके उसको सीक्वेंस कर लिया जाएगा। अब दूसरा जो इंटैक्ट अभी पड़ा हुआ है सैंपल में मेरे पास इंसुलिन, उसको क्या करना है, उसको अब किसी और एंजाइम और किसी और रिएजेंट के थ्रू जो है उसको कट करवाना है ताकि उसके फ्रेगमेंट जो है वो अब डिफरेंट साइजेस के बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने ये इंटैक्ट वाले के साथ अपने जिनका हमने सीक्वेंस किया उनको कंपेयर करते जाना है, और ओवरलैपिंग के थ्रू हमने क्या कर लेना है, हमने उसको ऑर्डर में ले आना है। तो ओवरलैपिंग ऑफ द पेप्टाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम 2 क्लीवेज प्रोसीजर्स, ओवरलैप करते हुए हमने उसको क्या कर लेना है, ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना है, ऑर्डर कर लेना है उसका। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड था हमारे पास, उस पॉलीपेप्टाइड को हमने FDNB या किसी भी उसके साथ क्लीव करने के बाद हमने क्या कर लिया, उसको मॉडिफाई कर लिया FDNB से या टेंसाइल से या किसी भी डेब्साइल से, किसी भी रीजन से हमने उसको क्या कर लिया, हमने उसको लेबल कर लिया। ठीक है, लेबल करने के बाद हमने उसकी क्या कर लेनी है, आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है, हमने सीक्वेंस कर लेना है। सीक्वेंस करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट हमने लिख लेने हैं कि एडेनिन ग्वानिन तो इसमें नहीं है, हमारे पास क्या होगा, एलानिन, साइटोसिन नहीं, सिस्टीन हो गया, सेरीन हो गया, मेथियोनिन हो गया। तो जो भी है वो हमने अपने पास लिख लेना है, और फिर जो हमारे पास जो हमने फ्रेगमेंट्स को दूसरे एंजाइम से कट करवाया था उसके साथ उसको ओवरलैप कर लेना है। ओवरलैप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस कैसे जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ DNA एंड अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हमने लेनी है DNA की और अमीनो एसिड सीक्वेंस की, तो वो तो बहुत इजी है कि अगर हमारे पास DNA सीक्वेंस है तो हमने ओपन रीडिंग फ्रेम के थ्रू उसको रीड करना शुरू करना है, और हमने 3 न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करते जाना है। 3 न्यूक्लियोटाइड जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे वो हमने लिखते जाना है, तो हमारे पास उस तरह से भी अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो आ जाएगा। बट उसमें हमारे पास मॉडिफिकेशंस नहीं आएंगी कि कहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन हुई है, बट वी विल गेट दी अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। Amino acid sequences can also be deduced by other methods, जिनमें method है the sequence of a polypeptide can be determined by the sequence of nucleotides in the gene that codes for it. Amino acid sequence of protein हमारे पास क्या है यहाँ पे, GLN stands for glutamine, then tyrosine, proline, threonine, isoleucine and tryptophan। तो ये जो amino acid sequence है ये किस न्यूक्लियर सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग है, DNA सीक्वेंस के। CAG स्टैंड्स फॉर ग्लूटामीन, TAT स्टैंड्स फॉर टायरोसिन, CCT स्टैंड्स फॉर प्रोलीन, ACG स्टैंड्स फॉर थ्रोनिन, ATT स्टैंड्स फॉर आइसोल्यूसिन एंड TGG स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफैन। तो इस तरह से जो है वो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग DNA न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू हमने अमीनो एसिड वहाँ पे प्लेस कर देने हैं, अपने पास रिटर्न में लिख लेना है, तो हमें जो है वो अमीनो एसिड सीक्वेंस पता चल जाएगा, हमें इस पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस पता चल जाएगा। So students, this is all about today's lecture. If you have any question, please do ask me.